नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बायोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं या बताने वाला हूं। तो पार्ट 2 हम बताने वाले हैं। इसके पहले जो बायोलॉजी का पार्ट 1 का वीडियो था वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो जाइए और फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए और सेकेंड पार्ट अभी भी देख लीजिए। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं बायोलॉजी का। तो शुरू करते हैं पहले हेडिंग से, यानी कि जितने भी पार्ट हम लोग पार्ट 1 में कवर किए थे उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से कवर किया हुआ पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा और पार्ट 2 में जो कवर नहीं हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में जो भी चीज़ बचे हैं उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहला हेडिंग जो आपका पार्ट 2 में का रहेगा वो है विभिन्न विज्ञानों के जनक, यानी कि फादर्स ऑफ वेरियस साइंसेस। यानी कि इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम होंगे और वे वैज्ञानिक किन किन विज्ञानों के पिता हैं, यानी कि जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनमें किन के जनक माने जाते हैं या जाने जाते हैं, उनको हम इस वीडियो में यानी कि इस शुरुआत में पढ़ेंगे और आगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में देख लेते हैं। तो अरस्तु एक वैज्ञानिक है जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों और फिर यहाँ तीनों भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं तो अरस्तु जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। थियोफ्रेस्टस भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी। इसके बाद आते हैं जीजे मेंडल भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो अनुवांशिकी के जनक हैं। यानी कि विज्ञान यानी जीव विज्ञान की एक शाखा है अनुवांशिकी विज्ञान, ठीक है। तो अनुवांशिकी के ये जनक हैं। उसके बाद आते हैं अगले वैज्ञानिक एम्पीडोक्लीज, ठीक है। एम्पीडोक्लीज एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो उद्विकासीय विचारों के जनक यानी माने जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगले वैज्ञानिक का नाम है फ्रांसिस गाल्टन भी एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो सूजननीति के जनक हैं। हमारे जो अगले वैज्ञानिक हैं ड्यूगो डी व्रीज भी एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो उत्परिवर्तन के जनक हैं। ये उत्परिवर्तन भी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके जनक ड्यूगो डी व्रीज हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कौन कौन से लोग हैं तो अगले वैज्ञानिक आते हैं कार्ल अर्नेस्ट वान बेयर एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। यानी कि जो अगर पूछा जाए पुराने वाले भ्रूण विज्ञान के जनक तो अरस्तु और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक तो कार्ल अर्नेस्ट वान बेयर, ठीक है। अगले जो वैज्ञानिक का नाम है वो है लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। ये विंसी होता है, विंसी भी होता है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। ये जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। विंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी जीवाश्म विज्ञान के जनक। उसके बाद आते हैं आपके कैरोलस लीनियस भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो वर्गीकी के जनक हैं। यानी कि जीवों का वर्गीकरण वाला जो भी सिस्टम है वो कैरोलस लीनियस के वर्गीकी विज्ञान में देखने को मिलेगा। चलिए अगला वैज्ञानिक का नाम देख लेते हैं। तो अगले वैज्ञानिक का नाम है फादर सुरेज एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो विशिष्ट सृष्टिवाद सिद्धांत के जनक हैं। विशिष्ट सृष्टिवाद एक प्रकार का जीव विज्ञान का एक शाखा है यानी कि ब्रांच है जिसके जनक यानी जिसके फादर सुरेज जी हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम है के लैंड स्टीनर भी एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो रक्त समूहों के जनक हैं। रक्त समूहों के जनक के लैंड स्टीनर को कहा जाता है। अगले वैज्ञानिक का नाम है विलियम
हार्वे। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण के जनक हैं। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे जी हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम है जी क्यूवियर। जी क्यूवियर भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो तुलनात्मक शारीरिकी के जनक हैं। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक हैं। अगर ये जो वीडियो है अगर इंग्लिश में आप लोगों को चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब पूरी जो कंटेंट है वो इंग्लिश में भी आपको बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम है डब्ल्यू वेटसन। डब्ल्यू वेटसन भी एक प्रकार के वैज्ञानिक है जो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं। ठीक है, अगर पुराने आनुवंशिकी का पूछा जाए तो जी.जे. मेंडल, लेकिन नए वाले को तो डब्ल्यू वेटसन। डब्ल्यू वेटसन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे चला जाए तो आगे देखते हैं आर्चीबल्ड गैरार्ड। आर्चीबल्ड गैरार्ड, ठीक है, एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। इनका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन फिर भी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये मानव आनुवंशिकी के जनक है, यानी कि मानव में जो आनुवंशिकता होती है उसको खोजने वाले ये कौन थे? तो आर्चीबल्ड गैरार्ड जी थे। ठीक है, तो इनको मानव आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स भी एक वैज्ञानिक हैं जो चिकित्सा के जनक है, चिकित्सा विज्ञान जिसे बोलते हैं। ठीक है, चिकित्सा के जनक है। उसके बाद आते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो साइज के जो जीव हैं इन्हीं के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, तो चलिए ल्यूवेनहॉक को इसी के कारण औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी के जनक कहते हैं। उसके बाद आते हैं अगले वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर प्रतिजैविकी के जनक हैं, यानी कि जो एडवर्ड जेनर हैं वो प्रतिजैविकी के जनक हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अगले वैज्ञानिक को देखते हैं। चलिए इतना ही था वैज्ञानिकों के नाम और उनके मतलब जैसे कि जो भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया योगदान था वो उतना ही था। ठीक है, अब चलते हैं अगली हेडिंग को पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है प्राचीन भारत में जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, यानी कि जो पुराने समय में जो भारत के लोग वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके द्वारा मतलब क्या क्या किया गया उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे वो वैदिक काल के लोग थे। ठीक है, तो जैसे कि रुक जाइए। इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है प्राचीन भारत में जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बैक हो गया था सभी चीज़ें, तो उसको मैं दोबारा लिखा हूँ, अरे मतलब दोबारा ओपन किया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखा जाए तो वैदिक साहित्य में लगभग 740 पौधे, ठीक है, यानी कि जो हमारा पुरानी किताबें हैं उनमें 740 प्रकार के पौधे एवं 250 जंतुओं का वर्णन पाया जाता है। ठीक है, पुराने साहित्य में उपलब्ध कुछ लाभदायक संदर्भ निम्न हैं, यानी कि जो पुराने समय के जो लोग थे, पुराने साहित्य के जो लोग थे, यानी ठीक है, पुराना साहित्य मतलब पुरानी किताबें हम लोगों की, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, भारत में, तो उन्हीं के द्वारा कुछ मस्त क्या है, कुछ क्या है, शब्द हैं, यानी कि शब्द के आगे संदर्भ भी उसका है। ठीक है, तो कुछ हमारे इंडिया में भी बहुत पहले से ही ये सब जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें खोजी जा चुकी थी। ठीक है, तो चलिए उन लोगों को देख लेते हैं, वो भी कौन कौन से संदर्भ हैं। ठीक है, तो सबको करके एक एक देख लेते हैं। तो पहला है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का मतलब उस समय अर्थ था इसमें जंतुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी छांदोग्य उपनिषद जो था, ठीक है, एक प्रकार का जैसे मान लीजिए कि शास्त्र मतलब किताब है। ठीक है, किताब मान लीजिए उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, यानी कि उपनिषद जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जंतुओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? तो जीवज, अंडज और उद्भिज, यानी कि टेक्नोलॉजी अभी पहले से ही था। ठीक है, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो जीवज में कौन कौन से आते थे, जैसे कि उसको बोलते थे विवी पेरस, यानी कि जो बेबी बनाते थे, ठीक है, जैसे कि स्तनधारी, जैसे कि जो बच्चा देते थे, तो उसको हम लोग विवी पेरस या जीवज बोलते थे। ये यानी कि जीवज जो शब्द है ये, ठीक है, पहले के
हमारे छांदोग्य उपनिषद में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अगर देखा जाए दूसरा दूसरा जो भी श्रेणी था, दूसरा श्रेणी का नाम है अंडज, यानी कि ओवरी पेरस, ठीक है, ओवरी पेरस, ठीक है। ओवरी पोरस पेरस जैसे कि पक्षी, सरीसृप, कीट एवं कृमि, यानी कि ये सब जो भी जीव थे वो अंडे देते थे, इसी के कारण उनको अंडज बोलते थे, ठीक है। यानी कि छांदोग्य उपनिषद में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद जो तीसरा, यानी कि जो 3 भागों में बांटा गया है, तो तीसरा वाला जो है उद्भिज। उद्भिज क्या है? तो वेजिटल ओरिजिन या वेजिटल ओरिजिन, ठीक है। तो वेजिटल ओरिजिन में जैसे कि छोटे जंतु, यानी कि जो छोटे जीव हैं उनको तीसरे भाग में यानी कि उद्भिज यानी कि वेजिटल ओरिजिन के अंतर्गत विभाजित किया गया था, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार दूसरा हमारा संहिता देखा जाए तो मतलब जैसे पुराने समय में जैसे 600 BC यानी कि 600 ईसा पूर्व में देखा जाए तो और कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि सुश्रुत संहिता, यानी कि 600 ईसा पूर्व पहले ये सब किताबें थीं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जीवों को निम्न में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। यानी कि जैसे कि बहुत से भागों में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन कुछ जो भाग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहला था स्थावर, यानी कि 2 भाग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, स्थावर और जंगम, ठीक है। स्थावर जो थे जैसे कि जिसमें पौधे के समान अगतिशील जीवों को रखा गया था, यानी कि जो सुश्रुत संहिता थी 600 ईसा पूर्व में, उस किताब में बताया गया था कि ये स्थावर और जंगम 2 प्रकार के जीव हो सकते हैं, यानी कि 2 कैटेगरी बांटी गई थी जीवों की। पहले में क्या थे? स्थावर में, जिसमें पौधे के समान अगतिशील जीवों को रखा गया था, जैसे कि जो अगतिशील, जो मतलब गति नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, उन जीवों को हम लोग, यानी कि हम लोग नहीं, उस समय के लोग सुश्रुत संहिता में स्थावर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद जंगम, जंगम जैसे कि जिसमें जंतुओं के समान गतिशील जीवों को रखा गया था, जैसे कि जितने भी जीव हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना मतलब स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो उनको जंगम बोला गया था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले जीव को, ठीक है। उसी प्रकार अगला हेडिंग है प्राचीन भारत में चिकित्सा, यानी कि प्राचीन भारत यानी कि पुराने समय में, यानी कि मेडिकल साइंस इन एंशियंट इंडिया, यानी कि पुराने समय में जो चिकित्सा वाले सिस्टम थे वो भी खतरनाक थे हमारे इंडिया में, ठीक है। तो वो भी मतलब पुराने समय में ये सब हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं कि मतलब वैदिक काल यानी कि पुराने समय में क्या क्या भारत में इसे देखने को मिलता था, ठीक है। तो वैदिक काल के दौरान अश्विनी कुमार द्वारा चिकित्सीय अभ्यास किया गया, ठीक है। यानी कि जो अश्विनी कुमार थे, ठीक है, इनके द्वारा पुराने समय के जो भी चीज़ थे वो मतलब रिसर्च किया गया, ठीक है। यानी कि अभ्यास, यानी कि उसको खोजे ये अश्विनी कुमार की पहले पहले जो लोग थे वो क्या क्या करते थे, उसमें क्या क्या होता था, ठीक है। उसके बाद रिसर्च यानी कि अभ्यास करने के बाद जैसे कि धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान कहा गया, यानी कि धन्वंतरी एक जैसे कि आदमी थे, उनको चिकित्सा का भगवान कहा गया उस समय, ठीक है। उसके बाद सुश्रुता भी मतलब एक प्रकार के व्यक्ति, ठीक है, जिनको सर्जरी के जनक मतलब सुश्रुता के, ठीक है, जनक, सुश्रुता सर्जरी के जनक कहलाए, ठीक है। यानी कि जो सुश्रुता थे उनको सर्जरी के जनक कहा गया, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ निम्न सामने आए, ठीक है। यानी कि ये जो धन्वंतरी और सुश्रुता जी थे मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजियाँ कर दिए थे उसमें, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर पहले नंबर पर देखा जाए तो सुश्रुत ने मृत शरीर पर मानव शारीरिक का अध्ययन किया, यानी कि जो मृत शरीर था, ठीक है, यानी कि जो मृत शरीर होता है उसमें मानव शारीरिक का अंदर अध्ययन किया, यानी कि अभ्यास किया। अभ्यास मतलब जैसे कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो मतलब जिंदे आदमी को काट के नहीं देखा, वो मृत आदमी को काट उट के मतलब जो भी अंदर की चीज़ें को शारीरिक अध्ययन वो भी होता है, ठीक है। तो शारीरिकी का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद सुश्रुत जी को देखा जाए तो मतलब सुश्रुत के द्वारा मानव नाक पर प्लास्टिक सर्जरी की गई, यानी कि राइनोप्लास्टी जिसे बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि उस समय यानी कि पुराने समय में, एंशियंट समय में, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत पहले से ही चली आ रही है, वो भी भारत में, मतलब टेक्नोलॉजिया है कि नहीं। लेकिन इस समय तो पूरा कचरा हो चुका है, ठीक है। भारत मतलब उतना मतलब जैसे क्या टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जोर लगाए हुए हैं लोग। अब चलिए, जोर लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से ही कुछ होता है, ठीक है। तो सुश्रुत जी मतलब पहले से ही क्या थे,
मतलब एक प्रकार के वैज्ञानिक समझ लीजिए, जो सर्जरी के जनक यानी कि कहलाए, ठीक है। तो सुश्रुत के द्वारा मानव नाक की प्लास्टिक सर्जरी भी की गई थी उस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो तीसरे में क्या होता है, तो तीसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि ऑप्थेल्मिक सर्जरी भी सुश्रुत के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्थेल्मिक सर्जरी क्या होता है, तो सुश्रुत द्वारा आँख की सर्जरी का मार्ग दिखलाया गया, जैसे कि कैटरेक्ट का निस्सारण, ठीक है। यानी कि जो सुश्रुत जी थे वो आँख की सर्जरी का भी मार्ग दिखलाया, यानी कि आँख का सर्जरी का भी मतलब रास्ता निकाल चुके थे, है कि नहीं। उसके बाद आप चलते हैं आगे, ठीक है। ये पुराने समय के जो लोग थे बहुत ही खतरनाक लोग थे, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं आगे थोड़ा। तो चौथे पॉइंट को हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या क्या है, ठीक है। तो चौथे पॉइंट में देखते हैं कि रक्त का थक्का बनना, यानी कि सुश्रुत जी थे बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने रक्त का थक्का बनने से भी रोक, मतलब उसका जो टेक्नोलॉजी होता है कि रक्त का थक्का बनना जो है उसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ने ऑपरेशन के बाद की स्थिति में रक्त के थक्का बनने को रोकने के लिए विष रहित जोंक का उपयोग किया। आगे चलकर यह एकदम स्पष्ट हो गया कि जोंक की लार के साथ हीरोडीन स्रावित होता है, जो कि इस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि जो विष रहित, यानी कि जिसमें जहर नहीं होता है जिस जोक में, ठीक है, विष रहित जोक कहलाती है, ठीक है। तो सुश्रुत जी ने ऑपरेशन के बाद, ठीक है, जो रक्त का थक्का बनता है उसको रोकने के लिए विष रहित जोक का उपयोग किए थे, ठीक है। यानी कि इतने खतरनाक लोग थे, ठीक है। आगे चलकर यह एकदम स्पष्ट हो गया कि मतलब जिसके के बाद में पता चला कि जो जोंक है विष रहित जोंक, उसके लार के साथ एक प्रकार का केमिकल है हीरोडीन क्या होता है, निकलता रहता है उसके लार के साथ, ठीक है। जो हीरोडीन होता है वो रक्त का थक्का, यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है उसको रोकने के लिए यह प्रभाव बनाता है, ठीक है। चलिए अगला पाँचवें लाइन में देख लेते हैं। यानी कि पाँचवा पॉइंट क्या है, तो चरक संहिता, यानी कि ये भी खतरनाक संहिता थी, ठीक है। यानी कि ये 100 BC यानी कि 100 ईसा पूर्व में ये चरक संहिता देखने को मिलती है, ठीक है। अत्रेय भी मतलब एक प्रकार के व्यक्ति हैं जो 600 BC यानी कि 600 ईसा पूर्व के, ठीक है। यानी कि अत्रेय के मार्गदर्शन में, ठीक है, अग्निवासा द्वारा, ठीक है, यह प्राथमिक रूप से लिखा गया, ठीक है। यानी कि जो अत्रेय हैं इनके मार्गदर्शन में, ठीक है, अग्निवासा द्वारा यह प्राथमिक रूप से लिखा गया ये जो चरक संहिता है, ठीक है। पाचन, उपापचय एवं प्रतिरक्षा के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो चरक ने किया था। यानी कि चरक संहिता का जो भी योगदान है वो चरक जी का योगदान है, ठीक है। ये मतलब 100 BC यानी कि 100 ईसा पूर्व पहले ही पाचन, उपापचयन एवं प्रतिरक्षा के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कर चुके थे। यानी कि वायरस से कैसे बचना है, ये मतलब होता भी है, मतलब संक्रमण, इससे कैसे बचते हैं, फिर पाचन, भोजन कैसे पचता है, यानी उपापचय, पच की कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। ये सब जिसे कि सब पहले जो चर्चा है वो चरक संहिता में किया जा चुका था। यानी कि टेक्नोलॉजिया उतना नहीं था लेकिन दिमाग बहुत खतरनाक था, ठीक है। आँखों से ही आँखों में कुछ ना कुछ हो जाता था, मतलब समझे नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के ही वो सब कुछ देख लेते थे लोग, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है कि जीव विज्ञान का कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ बायोलॉजी। यानी कि जीव विज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या क्या था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। स्कोप ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान जीवन के रूपों को वृहद रूप से सजाने की जागृति उत्पन्न करता है, जिसको कि सामान्यतः अनदेखा किया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान एक बड़े कार्यक्षेत्र का प्रस्ताव एवं अध्ययन के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। यानी कि जो जीव विज्ञान है वो जीवन के रूपों को वृहद रूप से सजाने की जागृति उत्पन्न करता है, जिसको कि सामान्यतः अनदेखा किया जाता है। जीव विज्ञान एक बड़े कार्यक्षेत्र का प्रस्ताव है
प्रस्ताव एवं अध्ययन के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अध्ययन के लिए बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, ये तो बात सही है। ठीक है, चलिए कौन कौन से क्षेत्र प्रदान करता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है स्वयं को बेहतर समझने में सहायक, यानी कि अगर जीव विज्ञान को हम जैसे बायोलॉजी जो है उसको समझ गए बढ़िया से, तो अपने खुद यानी कि स्वयं को, ठीक है, बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिल सकती है। ठीक है, यह जीवन के विभिन्न प्रश्नों के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक तथा आर्थिक विचारों को सुलझाता है। ठीक है, इस प्रकार यह जीवन को अच्छी तरह से समझने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि जो जीव विज्ञान है वह हमारे जीवन को पूरे अच्छी तरीके से समझने में भी सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग यानी कि अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार है कि जीव विज्ञान तथा सजीवों के अंतर संबंध। ठीक है, जीव विज्ञान तथा सजीवों के अंतर संबंध। ठीक है, तो ये मतलब जीव विज्ञान है और सजीव हम लोग हैं। ठीक है, हम लोगों के अंतर्गत इनका मतलब संबंध कैसा है, तो जिस जीव विज्ञान का अध्ययन आश्चर्यजनक घटनाओं एवं प्रकृति के नियमों को समझने में सहायक होता है, जो कि बदलती हुई परिस्थितियों में विभिन्न सजीवों के भविष्य में होने वाले व्यवहारों को बताता है। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान इतना सब करता है, यानी कि वो क्या करता है, जीव विज्ञान का आश्चर्यजनक यानी कि जो अध्ययन है वो आश्चर्यजनक घटनाओं एवं प्रकृति के नियमों को समझने में सहायक होता है या सहायता करता है, जो कि बदलती हुई परिस्थिति यानी कि कभी गर्मी कभी ठंडा है कि नहीं, उसमें बदलती हुई परिस्थिति में विभिन्न सजीवों के भविष्य में होने वाले व्यवहारों को बताता है या बताती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जीव विज्ञान तथा स्रोत। ठीक है, जीव विज्ञान तथा स्रोत, जीव विज्ञान के और उसके स्रोत। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान से हमें उपलब्ध स्रोतों जैसे मछलियों, पक्षियों, जंगलों इत्यादि का दोहन एवं संरक्षण के बारे में जानकारी मिलती है अगर जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो। ठीक है, यानी कि जो भी हमें डीजल, पेट्रोल यानी कि मछली उछली जो भी मिलते हैं, ठीक है, उसका दोहन एवं संरक्षण के बारे में जानकारी मिलती है अगर हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो। ठीक है, उसी प्रकार जीव विज्ञान तथा साहित्य। ठीक है, प्राकृतिक जीव विज्ञान के ज्ञान से, ठीक है, प्राकृतिक जीव विज्ञान के ज्ञान से परिपूर्ण संदर्भ साहित्यिक कहानियों, कविताओं आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक जीव विज्ञान के ज्ञान से, ठीक है, परिपूर्ण संदर्भ साहित्य, कहानियाँ, ठीक है, कहानियों, कविताओं आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कवि एवं अन्य लेखकगण सुंदरता तथा रोचक पादपों एवं जंतुओं द्वारा प्रेरित होकर शीघ्र ही उन्हें अपनी कहानियों, कविताओं और नाटकों में रेखांकित कर देते हैं। यही जीव विज्ञान के साहित्य हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि जीव विज्ञान के साहित्य के बारे में कोई पूछे तो बोले कि आप बोलिएगा कि ऐसा, मतलब जो भी लेखक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जीव विज्ञान के जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उनको अपनी कविताओं में उद्धृत करते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का साहित्य। ठीक है, जीव विज्ञान का साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या क्या मिलता है देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से हाँ, ठीक है, पांचवा पॉइंट, यहाँ पर चौथा पॉइंट था क्या, हाँ चौथा पॉइंट था। ठीक है, पांचवा पॉइंट में क्या दिया है, प्रकृति का अध्ययन एवं प्रतिफल अनुभव है। ठीक है, प्रकृति का अध्ययन एक प्रतिफल अनुभव है। क्या सच में है क्या, देख लेते हैं। अनेक पादप जैसे कि नर्सिसस, डेहलिया, ग्लोरियोसा, गुलाब, मैरीगोल्ड, एस्टर इत्यादि का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। प्राणी उद्यान में आनंद लेने के लिए जंतुओं की अनेक किस्में उपलब्ध हैं। यानी कि जो प्राणी उद्यान है, यानी कि जिसे कि जो बोलते हैं ना जू, चिड़ियाघर, ठीक है, उसमें जाकर आनंद लेने के लिए जंतुओं की अनेक किस्में उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं प्रकृति का अध्ययन एक प्रतिफल अनुभव,
यानी कि अगर प्रकृति का अध्ययन कर लेंगे तो उसमें बहुत से अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, जिससे हमें बहुत ही प्रतिफल यानी कि अनुभव जो होता है वो प्रतिफल यानी कि सुंदरता या फिर हम बोलते हैं आनंद आता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगला पॉइंट है समस्या निवारण, यानी कि जो जीव विज्ञान है इसमें समस्या भी बहुत आती हैं, तो उनका समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे उसको दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जीव विज्ञान हमें वर्तमान में उपस्थित समस्याओं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण एवं मनुष्य की उत्तरजीविता इत्यादि को समझने के योग्य बनाता है। ठीक है, यानी कि जो जीव विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान हमें वर्तमान में जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ये भी एक प्रकार का जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रदूषण हो रहा है, ये भी जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। वन्य जीव संरक्षण यानी कि जो वन के जीव हैं उनका संरक्षण, ठीक है, और वन का भी संरक्षण, एवं मनुष्य की उत्तरजीविता इत्यादि। ठीक है, यानी कि मनुष्य की उत्तरजीविता, मनुष्य की आगे वाली पीढ़ी, ठीक है, को समझने के योग्य बनाता है कौन सा, तो जीव विज्ञान। ठीक है, फिर जैव प्रौद्योगिकी, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण का रख रखाव तथा मानव कल्याण जीव वैज्ञानिकों के हाथों में है। ठीक है, ये सब जैसे कि अगर कोई जीव विज्ञान का वैज्ञानिक है, ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण का रख रखाव तथा मानव कल्याण जीव वैज्ञानिकों के हाथ में अच्छे से मतलब हाथ में है, मतलब उसको अच्छे से पता होता है कि ये सब कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट, अच्छी अच्छी चीज़ें बताया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जीव विज्ञान औषधि के रूप में, यानी कि सबके अलग अलग पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जीव विज्ञान औषधि के रूप में, जैसे कि जीव विज्ञान औषधि के रूप में मतलब कैसे है। ठीक है, तो बहुत से पादप जैसे कि एट्रोपा, फिर बेलाडोना, सिनकोना, एट्रोपाइन, कुकैन, ठीक है, इत्यादि के स्रोत होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत से पादप होते हैं, ठीक है, उनसे मतलब औषधि बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कवक के अनेक सदस्य जैसे कि पेनिसिलियम एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, क्रमशः पेनिसिलिन एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक्स प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये क्या आते हैं सदस्य, यानी कि जो एक कवक होता है, ये पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक होता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक प्रकार का कवक है। तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन और तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन से स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक्स होता है, वो इन दोनों जीवों से प्रदान होता है या प्राप्त होता है। ठीक है, पादप विटामिन्स, ठीक है, के बड़े स्रोत होते हैं, यानी कि ये जो एंट्रोमाइसिन नामक या एंटीबायोटिक्स, यानी कि जिसे कि क्या बोलते हैं यार, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक्स है, यह पादप विटामिन्स के बड़े स्रोत होते हैं। ठीक है, औषधियों का मनुष्य, ठीक है, औषधियों का मनुष्य के उपचार में, ठीक है, उपयोग करने से पहले अन्य जंतुओं पर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो औषधियाँ बनती हैं, यानी कि जो दवाएं बनती हैं, ठीक है, उनको बनाकर पहले अन्य, ठीक है, जो उपचार होता है, ठीक है, करने से पहले अन्य जंतुओं पर उसका पहले परीक्षण यानी कि टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मनुष्यों के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है, कोई भी दवा हो। ठीक है, डायरेक्ट मतलब बना दिए दवा फिर किसी मनुष्य को खिला दिए तो ये मतलब कानून के खिलाफ है। ठीक है, यानी कि पहले क्या है, उसको पहले टेस्ट करना है कि सही काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके बाद मनुष्य के उपचार में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पॉइंट है जंतु औषधियों के उत्पादन एवं उपयोग के लिए वैज्ञानिक तथ्य प्रदान करते हैं, यानी कि जंतु औषधियों के उत्पाद एवं उपयोग के लिए वैज्ञानिक तथ्य प्रदान करते हैं, यानी कि दवा ववा जो भी लेंगे तो उस पर सब लिखा होता है कि किससे किससे मिलकर ये बना है और इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो वही क्या है, वैज्ञानिक ये सब तथ्य हम लोगों को भी देते हैं दवाओं के ऊपर लिख कर। ठीक है, चलिए कोई तो पर्चा भी डाल देता है अपने दवा के अंदर कि कैसे कैसे इसको यूज करना है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो जीव विज्ञान है किसके अंतर्गत है, यानी कि जीव विज्ञान की निवारण पहुँच, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की निवारण पहुँच क्या क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि बहुत से रोगों जैसे कि मलेरिया, चेचक इत्यादि के उन्मूलन के लिए, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही समस्या का वांछित एवं निर्धारित हल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो बहुत से रोगों जैसे कि मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, और जैसे बहुत से जो रोग होते हैं खतरनाक वाले, ठीक है, उनके उन्मूलन के लिए, ठीक है, उनकी मतलब उसको क्या बोलते हैं, सही करने के लिए, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर, ठीक है, जैसे कि जो वैज्ञानिक हैं उनका जो भी मतलब द्वारा प्राप्त ज्ञान है, उनके द्वारा जो भी रिसर्च किया गया है, उसके बाद रिसर्च के बाद जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर ही हम उन रोगों का निवारण या वांछित एवं निर्धारित हल या हल मतलब निवारण ही करते हैं, ठीक है। नहीं समझे, चलो बताता हूँ। यानी कि बहुत से रोग होते हैं ना, जैसे कि मलेरिया हो गया, चेचक यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि बुखार उखार जो भी है, ठीक ना, तो वैज्ञानिक पहले रिसर्च करते हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्या है, तो पहले सब उसको रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उन्हीं ज्ञान के द्वारा, ठीक है, उन्हीं ज्ञान के द्वारा उनके आधार पर समस्या का वांछित एवं निर्धारित हल किया जाता है, यानी कि उसकी दवा बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, 9 पॉइंट, ठीक है, 9वां पॉइंट जिसको बोल सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र तथा सजीव। अगला पॉइंट है जिसे कि जीव विज्ञान विविध पारिस्थितिक तंत्रों को समझने में सहायता करता है, यानी कि अन्य प्रकार के जीव होते हैं, मतलब कई प्रकार के जीव होते हैं, उनको समझने में जो भी हमारा मदद करता है वो जीव विज्ञान है। क्या है, जीव विज्ञान है। तो यानी कि जीव विज्ञान विविध पारिस्थितिक तंत्रों को समझने में सहायता करता है। जीवित समुदाय एवं अजीवित पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं एवं उनमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र होता है और जो हम सजीव हैं, ठीक है, तो जीवित समुदाय एवं अजीवित, यानी कि जो सजीव हैं या निर्जीव हैं, यानी कि जो जीवित हैं और जो अजीवित, जो मर चुके हैं, ठीक है, जो जीवित नहीं है, ठीक है, तो पर्यावरण परस्पर क्रिया करता रहता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, और जब क्रिया करता है तो उनमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये पारिस्थितिक एवं सजीव पारिस्थितिक तंत्र तथा सजीव के अंतर्गत 9वां पॉइंट में बताया जा चुका है। ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, हमारे इस धरती पर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट लग रहा है कि आखिरी पॉइंट है का, कोई बात नहीं, इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत है। तो ये वाला पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि ये खतरनाक वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी विदों ने अनेक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का उत्पादन किया है, ठीक है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विदों ने अनेक आनुवांशिक रूपों से रूपांतरित फसलों का उत्पादन किया है। अधिकांश अध्ययन आनुवांशिक विदों, उद्विकास विदों और कोशिका विज्ञानविदों द्वारा संभव हुए हैं। यानी कि जैसे कि अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कि बहुत से नए 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 प्रकार के जीव, फिर बीज, पेड़ पौधे, नए नए प्रकार के हाइब्रिड नस्ल जिसे बोलते हैं आप लोग इस समय, ठीक है, वो सब जो जीव हैं वो किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। तो पहला तो अनुवांशिकी विदों, ठीक है, अनुवांशिकी वाला वैज्ञानिक, फिर उद्विकास वाला वैज्ञानिक, फिर कोशिका वैज्ञानिक, ठीक है, इन तीनों के द्वारा ही नए नए प्रकार के यानी कि रूपांतरित फसलों का उत्पादन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अब आ गया है 1.2, ठीक है, क्या आ गया है 1.2 जीव विज्ञान का अभिप्राय क्या है उसको देखना है, ठीक है। 1 पॉइंट ऊपर जितना भी जो हम लोग पढ़े हैं वो 1.1 के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है वो 1.2 के अंतर्गत आएगा और जीवन का अभिप्राय इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जीवन के मतलब अभिप्राय क्या क्या देखेंगे। तो सजीवों के आधारभूत गुण यानी कि बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद कौन सा हेडिंग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
जैविक संगठन के स्तर, ठीक है, यानी कि जैविक संगठन के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी प्रकार अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, अगला हेडिंग, ठीक है, ठीक है, अगला हेडिंग है जीवन के निर्माणकारी घटक एवं उनके कार्य, ठीक है। उसी प्रकार अगला है पदार्थ और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी, और इसका इंग्लिश था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड देयर फंक्शन, ठीक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये मतलब जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट पढ़ेंगे उष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी प्रकार अगला पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ठीक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग समस्थिति, ठीक है, होम होम स्टेसिस, ठीक है, होम स्टेटिस यानी कि समस्थिति, ठीक है। उसी प्रकार अगला पॉइंट पढ़ेंगे ताप नियमन यानी कि थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। उसी प्रकार और वृद्धि ग्रोथ, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हेडिंग, ठीक है। उसी प्रकार अगला हेडिंग पढ़ेंगे परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए बहुत से पॉइंट पढ़ेंगे, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो बाय बाय इसके लिए, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।